वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 9 जनवरी 2025 और 9 जनवरी 2025 को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुप्ता जी की पाठशाला में आप सभी का वेलकम है। चलिए, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 8 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का सबसे पहले रिवीजन करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 8 जनवरी के क्वेश्चंस को। 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? तो बोल रहा है कि 67वीं राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? तो वरुण तोमर थे। कौन थे? वरुण तोमर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। 42वें भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो क्या नाम है? चार्ल्स दे गाल। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि अभी भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच अभ्यास होना है जिसका नाम वरुण है। वो उसका अभी एक पोत जो है फ्रांस का कहाँ पहुँचा है? गोवा पहुँचा है। ठीक है, गोवा पहुँचा है। उस परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का नाम जो है चार्ल्स दे गाल है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? कह रहा है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील के पत्थर को पार कर चुका है जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। तो कितना भारत का नेटवर्क जाल कितने किलोमीटर पर फैल गया? 1000 किलोमीटर पर। ठीक है, और भारत कितने स्थान पर आ गया? तीसरा। पहला स्थान पर कौन है? चाइना है, दूसरे स्थान पर यूएसए है और तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? अपना प्यारा भारत। ठीक है, अपना प्यारा भारत। भारत थर्ड पोजीशन पर आ गया है मेट्रो नेटवर्क के मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। सिक्किम का कौन सा जिला भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर समेटे हुए है? बोल रहा है सिक्किम का वह कौन सा जिला है जो भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बना है। ठीक है, तो वह जिला कौन सा है? सिक्किम का सोरेंग है। कौन सा है? सोरेंग है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह खर्चा योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। ये शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना ओडिशा सरकार ने जो शुरू की है उसमें क्या प्रावधान किया गया है कि जो हमारे अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनको क्या मिलेगा? 5,000 रुपये जो है 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किनको? तो जिन परिवारों का जो है आमदनी जो है 4 लाख रुपए से कम है। ठीक है, उन परिवारों को। इसका रीज़न क्या है कि वो स्कूल ड्रॉप आउट को कम करना चाहते हैं और यह किस कक्षा के लिए? 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले एसटी छात्र को है। ठीक है, आगे चलेंगे। सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया? नाम से ही पता चल रहा है कि सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय में किसने? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, इसकी शुरुआत की है नई दिल्ली में। ठीक, दिल्ली विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की। ये किस लिए था? तो सशक्त बेटी, आर्थिक रूप से कमजोर या जिनके पिता नहीं हैं उनको जो है लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। और ई दृष्टि उनको जो कि जिनको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं या दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें वो क्या देंगे? टैब प्रदान करेंगे। ठीक है, ताकि वो लोग क्या कर सके? इसका यूज जो है शिक्षा क्षेत्र में कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए। कौन सा मंत्रालय गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी करता है? ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी किया है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 2017 से लेकर के 2024 तक में जो है 15 लाख क्यूबिक बिलियन जो है जल का भूजल का क्या हुआ है? पुनर्भरण हुआ है। लेकिन इस साल कितना हुआ था? तो सबसे कम जो हुआ था वो किस साल हुआ था? 2024 में हुआ था। ठीक है, इस बीच में। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि 7 जनवरी 2025 को भारत मंडपम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? ठीक है, तो यह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका शुभारंभ किया है। तो भारत पोल क्या है? नई दिल्ली में जो भारत पोल नामक पोर्टल का शुभारंभ जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया। इसमें क्या किया था कि इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जो भारत से जो
अपराध करके भाग जाते हैं किसी दूसरे देश में, या फिर 3 आपराधिक कानून जो है, तो उसके तहत क्या किया जाता था, 3 आपराधिक कानून के तहत वैसे लोगों पर क्या किया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है, भागने के बावजूद। और उसके साथ ही साथ ये कि इसमें और प्रावधान किया गया है कि लगभग 100 इंटरपोल के लगभग 195 देशों के साथ इनका क्या होगा, आपसी समन्वय रहेगा, ठीक है, और वहाँ तक पहुँच रहेगा और इस प्रकार से उन पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि भारत का इंटरपोल के ही तर्ज पर भारतपोल का विकास किया गया है। आईसीएमआर ने भारत के किस राज्य में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV मामलों को ट्रैक किया है? तो देखिए, आईसीएमआर ने भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV मामलों को ट्रैक किया? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर मिला है? तो बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में, ठीक है, पहला मामला है भारत का। और ये 8 वर्ष के एक बच्चे पर ये वायरस का प्रकोप मिला है, ठीक है ना, सॉरी 8 महीने का बच्चे पर, 8 मंथ के एक बच्चे पर, ठीक है। ये जस्ट क्या है, ये भी न्यू मेटा वायरस जो अभी आया है वो RSV परिवार का वायरस है, और इसमें क्या है कि जस्ट कोरोना के जैसा ही इसमें सिम्टम रहते हैं। इसमें भी सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में FIU, IND और IRDAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, FIU और IND और IRDA के बीच जो हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना। क्या होगा इसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए लड़ाई में सहयोग को बढ़ाना है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडसफुड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा? अब किया गया है, आज ही किया गया इसका। तो माननीय चिराग पासवान के द्वारा केंद्रीय मंत्री, हाँ, इन्होंने ही ग्रेटर नोएडा में इंडसफुड 2025 प्रदर्शनी के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध क्या कहा जाता है, प्रदर्शनी माना जाता है फूड सेक्टर में, ठीक है। आगे चलेंगे। दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किसने किया है? ये किया है किन्होंने? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। किसने इसका उद्घाटन किया? राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। अब हम लोग जो है करंट अफेयर्स 9 जनवरी 2025 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? बोल रहा है कि हाल ही में इसरो द्वारा क्रॉप्स प्रयोग किया गया है, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करना। क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करना। चलिए अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी नंबर, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट में हम लोग इसका देखते हैं पॉइंट कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक मिशन द्वारा कक्षा में ले गए काउपिया के बीजों के एक बैच द्वारा अपनी प्रथम पत्तियों का अनावरण किया है। बोल रहा है कि इसरो के एक मिशन के द्वारा कक्षा में ले गए काउपिया के बीजों के एक बैच द्वारा अपनी प्रथम पत्तियों का उन्होंने अनावरण किया है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? काउपिया मतलब होता है लोबिया। क्या होता है? लोबिया, ठीक है, लोबिया जो आप लोग देखते होंगे, ठीक है, लोबिया, ठीक है, लोबिया का, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए क्रॉप्स पेलोड क्या है, इसमें क्रॉप्स पेलोड भेजा गया था। तो क्रॉप्स पेलोड जो है अंतरिक्ष एजेंसी ने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज यानी क्रॉप्स का प्रयोग के भाग के रूप में 8 लोबिया के बीज भेजे। कितने लोबिया के बीज भेजे थे? 8, ठीक है। अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या किया क्रॉप्स पेलोड के तहत जो है, इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज यानी क्रॉप्स। तो इसका प्रयोग के भाग के रूप में उन्होंने 8 लोबिया के बीज भेजे हैं। अब इसका मकसद क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC द्वारा माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए आयोजित किया गया, ठीक है। देखिए VSSC द्वारा क्या किया गया? माइक्रोग्रेविटी में की स्थितियों में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स को भेजा गया, ठीक है, या इसको आयोजित किया गया। क्रॉप्स एक बड़ी पहल का हिस्सा है
जो इसरो की क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसमें भविष्य के चरणों में अंतरिक्ष में लंबी अवधि के पौधों की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। बोला क्या है कि अंतरिक्ष में जो है इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भविष्य में अंतरिक्ष में लंबी अवधि के पौधों की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद की गई है इसके द्वारा, ठीक है, इस प्रयोग के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी में, ठीक। वर्तमान में प्रयोग के 5 से 7 दिनों के बीच रहने के लिए डिजाइन किया गया। ये जो डिजाइन है 5 से 7 दिनों के लिए रहने के लिए डिजाइन किया गया। बीज अंकुरन एवं 2 पत्ती चरण तक पौधे का विकास यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। बीज अंकुरन और 2 पत्ती चरण तक पौधे का विकास किया जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसका महत्व क्या है मेनली? परिणाम विस्तारित मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बोला कि इसका महत्व यही है कि इस प्रकार का अगर प्रयोग सफल हो जाता है तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जो अंतरिक्ष मिशन में भेजे जाते हैं उनके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहुत ही क्या होगी, कारगर सिद्ध होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इक्वाडोर ने आपातकाल की स्थिति क्यों घोषित की? क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वाडोर ने हाल ही में आपातकाल की स्थिति क्यों घोषित की? तो आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह के कारण, ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह के कारण या सशस्त्र संघर्ष के कारण आंसर देखेंगे। बी नंबर, आंतरिक अशांति एवं सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र संघर्ष के कारण, ठीक है। चलिए, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने आंतरिक अशांति एवं सशस्त्र संघर्ष को बढ़ने के कारण 7 प्रांतों एवं 3 नगर पालिकाओं में 60 दिवसीय राज्य आपातकाल की घोषणा की। बोल रहा है कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? डेनियल नोबोआ ने क्या किया कि आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष के बढ़ने के कारण उन्होंने वहाँ के 7 प्रांत और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों का क्या कर दिया, राज्य आपातकाल की घोषणा कर दी है, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे इक्वाडोर के बारे में स्थिति और इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट को भी जानेंगे, ठीक है, वहाँ के बारे में, हाँ, जो कि स्टैटिक क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए, कोई भी चीज़ को शॉर्ट में पढ़ने से उसका परिणाम शॉर्ट ही होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो उसका जो है एक आध नंबर जो इधर उधर होता है वो आपका कहीं नंबर जाएगा नहीं, ठीक। उससे आप ही को फ़ायदा होगा, रिजल्ट पर इसका ज़रूर प्रभाव पड़ता है। और करेंट का टॉपिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। यहाँ से किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं कि 25 to 30% क्वेश्चन नहीं पूछते हों, बिल्कुल पूछते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, सारे फैक्ट के साथ पढ़िए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन की प्रवृत्ति जो है काफ़ी डीपली हो गई है, ठीक। चाहे आपका इंटरव्यू भी हो तो यहीं से क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से थोड़ा पढ़िए। चलिए, इक्वाडोर की अवस्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे। इक्वाडोर जो है पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कोलंबिया एवं पेरू के बीच भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर की सीमा पर स्थित है। देखिए, ये जो है इक्वाडोर जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है और कोलंबिया और पेरू के बीच भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर की सीमा पर है। इसकी राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो है। क्या है? क्विटो। नेक्स्ट चलेंगे, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट चिम्बराजो है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, इक्वाडोर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट चिम्बराजो है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है इसमें, स्पेलिंग में। हाँ। प्रमुख नदियाँ कहाँ की? इक्वाडोर की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? बाबाहयो है, चिरोकोको है, करेरे है, डोले है, एस्मेराल्डस है, गुआस है, नेपो है, पास्ता एवं पुटुमायो है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी के बारे में थोड़ा। बोल रहा है कि इक्वाडोर अपने विविध एवं आश्चर्यजनक यानी स्टनिंग परिदृश्य यानी लैंडस्केप के लिए भी जाना जाता है। यानी इस यहाँ जो है विविधता काफ़ी पाई जाती है, ठीक है। जिसमें यहाँ की विविधता में क्या है? विशाल अमेजन जंगल है, विशाल एंडियन हाईलैंड्स है, गोलापागोस द्वीप है यहीं पर, कहाँ पर? इक्वाडोर में। और जो कि गोलापागोस जो है एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सम्मिलित है, जो अपने अद्वितीय वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग चलेंगे। और इस एक चीज़ के लिए इक्वाडोर फेमस है, किसके लिए? अवैध दवा व्यापार गतिविधियों के लिए भी ये फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसे, ठीक है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का
नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बोल रहा है कि अभी हाल फिलहाल में, यानी कल ही एग्जैक्ट बोले तो, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वी नारायण को। किसे? डॉक्टर वी नारायण को। बी नंबर डॉक्टर वी नारायण को इसका इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। थोड़ा सा डॉक्टर वी नारायण का परिचय हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि डॉक्टर वी नारायण वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार डॉक्टर नारायण 14 जनवरी 2025 को मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है, बोले इसरो का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर वी नारायण बने हैं, जो कि डॉक्टर नारायण 14 जनवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे, क्योंकि डॉक्टर एस सोमनाथ का जो है कार्यकाल उस दिन पूरा हो जाता है। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग। अब इनके बारे में थोड़ा सा, इनके पर्सनल जो उपलब्धि है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर वी नारायण इसरो के साथ 4 दशक से अधिक का सफ़र प्रेरणादायक है। वो इसरो से 4 दशकों से जुड़े रहे। उन्होंने रॉकेट प्रोपल्सन, क्रायोजेनिक तकनीक और मिशन जैसे कि चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में LPSC के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने काफ़ी सारी उपलब्धि हासिल की है, जैसे कि उन्होंने रॉकेट प्रोपल्सन, क्रायोजेनिक तकनीक, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, और अभी वो वर्तमान में LPSC के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने GSLV MK3 और स्पेस डेक्स और गगनयान जैसी परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। इन्होंने GSLV MK3, स्पेस डेक्स, अभी गगनयान जैसी परियोजनाओं का नेतृत्व किया है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का आधार है। इधर हाल फिल में ही स्पेसडेक्स को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर नारायण के वैज्ञानिक योगदानों को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्हें कई पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है। सिल्वर मेडल IIT खड़गपुर से मिला है। सिल्वर मेडल IIT खड़गपुर से मिला है, जो कि क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए था। दूसरा इन्हें कौन सा मिला है? गोल्ड मेडल मिला है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के द्वारा, जो कि अंतरिक्ष प्रोपल्सन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तीसरा हम लोग चलेंगे नेशनल डिजाइन अवार्ड, यानी कि NDRF अवार्ड भी इन्हें मिला है। एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम लोग इसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन में काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग के अधीन आता है। ठीक है, अभी अंतरिक्ष विभाग किसके पास है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है। ठीक है, अब देखिए इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसरो इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? 1962 ईस्वी में इनकोस्पार के रूप में इसका गठन हुआ था। 1962 ईस्वी में क्या हुआ था? इनकोस्पार के रूप में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और 15 अगस्त 1969 ईस्वी को यह इसरो बना। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में है। इनका अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चलिए चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो देखिए प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। C नंबर आंसर हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ेंगे हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, विवादास्पद इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस, दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी, फैशन डिजाइनर रॉल्फ लॉरेन और कई अन्य लोगों को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन और जॉर्ज सोरोस जो है हमेशा भारत के प्रति विवादित रहे हैं, इसलिए इस पुरस्कार का ज़्यादा चर्चा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये जो है प्रेसिडेंशियल मेडल कहाँ का पुरस्कार है? USA का है। यहाँ इसमें किस किस को मिला है मुख्य रूप से देखेंगे। जो
ये मेडल जो मिला है किन्हें मिला है, तो पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को, इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस को मिला है, लियोनेल मेसी को मिला है, और डिजाइनर जो है फैशन डिजाइनर रॉल्फ लॉरेन को मिला है। ठीक है, तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी इसे यानी कि इसे अमेरिका का कह सकते हैं, भारत रत्न कह सकते हैं, अमेरिका का भारत रत्न कह सकते हैं। ठीक है, यह सम्मान राजनीति, मनोरंजन, खेल, कला आदि क्षेत्र में योगदान देने वाले सार्वजनिक हस्तियों को दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ अमेरिका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसे क्या कहा जाता है, तो अमेरिका में इसे भारत रत्न के बराबर दर्जा हासिल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस सम्मान की स्थापना 1963 ईस्वी में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की ओर से की गई थी। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में किसने किया था, तो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में हाथियों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये जो है आपका कहाँ पर, असम में। कहाँ पर, असम में। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है जो ऑनलाइनर फॉर्मेट में है, इसका ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं मिल पाया। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही ऑनलाइनर फॉर्मेट में ही देखेंगे। हाँ, हाल ही में स्वर्ण सियार यानी गोल्डन सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में गोल्डन जैकल जो है जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा है। यह किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है, तो ये जो है किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है, मैंग्रोव एवं घास के मैदान को। किसको, मैंग्रोव और घास के मैदान को। ठीक है, आंसर सी, मैंग्रोव और घास के मैदान को। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में था। ठीक है, पेपर में भी आया हुआ था, वहीं से ये क्वेश्चन हम निकाले हुए हैं। हाल ही में चर्चा में रहे LSAM 22 क्या है, LSAM-22 क्या है, या फिर LSAM-22 क्या है। ठीक है, देखिए ये आखिर है क्या, एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। LSAM-22 या LSAM-22 एक प्रकार का क्या है, गोला बारूद वाहक जहाज है। बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ है, एक प्रकार का गोला बारूद वाला जहाज है, एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। अब इसके बारे में लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। साइंस टेक का क्वेश्चन है। चलिए, 8वां गोला बारूद सह टॉर्पीडो सह मिसाइल बार्ज। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल, ACTCM इसका शॉर्ट नेम है, बार्ज। LSAM-22 या LSAM-22 यार्ड 132 डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कह रहा है क्या, यह जो है 8वां गोला बारूद सह टॉर्पीडो सह मिसाइल बार्ज है, जिसका इंग्लिश में नाम है एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल, यानी ACTM इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, बार्ज। ठीक है, LSAM-22 यार्ड 22 डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसको कहाँ पर शामिल किया गया, डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे, भारतीय शिप डिजाइनिंग फर्म के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया था और नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया था। बोल रहा है, इसको जो डिजाइन किया गया है वो भारतीय शिप डिजाइनिंग फर्म के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में इसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस बार्ज को शामिल करने में से गोला बारूद और वस्तुओं के परिवहन और हैंडलिंग को सुविधाजनक बनाकर भारतीय नौसेना के परिचालन क्षमताओं में वृद्धि होगी। बोल रहा है कि इस प्रकार के जो बार्ज हैं उसको शामिल करके गोला बारूद और वस्तुओं के परिवहन और हैंडलिंग को सुविधाजनक बनाया जा सकता है और भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, सारा पेपर से निकाला हुआ है, ये सब ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहे बेज इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे बेज इंजीनियरिंग क्या है। देखिए, विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन। ठीक है, बेज इंजीनियरिंग क्या है, ध्यान रखना है, चर्चा में था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेज इंजीनियरिंग क्या है, विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन। क्या है इसका आंसर, विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन।
चलिए, बिक्री रणनीति के रूप में बेज इंजीनियरिंग की सफलता कार निर्माताओं के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। बोला बेज इंजीनियरिंग जो है कार विक्रेता निर्माताओं के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। लोकप्रिय चलिए, बेज इंजीनियरिंग विभिन्न कार निर्माताओं के बीच एक वाहन प्लेटफॉर्म या पूरे मॉडल को साझा करना शामिल है। बोला बेज इंजीनियरिंग में क्या किया गया है, विभिन्न कार निर्माताओं के बीच एक वाहन प्लेटफॉर्म या पूरे मॉडल को साझा करना शामिल है। अब इस बेज इंजीनियरिंग से कम उनमें से एक को नए मॉडल को शुरू से डिजाइन या इंजीनियरिंग करने से बचने में मदद मिलती है। बोला है जो कोई भी कार का मॉडल बनाते हैं तो शुरू से उसको डिजाइन या इंजीनियरिंग करने से उसे क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। चलिए, भारत में प्रारंभिक बेज इंजीनियरिंग सफलता के राजदूत कौन थे? तो हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर, ठीक है, हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर 1957 से 2014 भारत की पहली सफल बेज इंजीनियरिंग वाहनों में से एक थी। सबसे एम्बेसडर को सबसे क्या माना जाता था, सबसे लग्जरियस कार माना जाता था एक टाइम में। चलिए, यह मूलतः एक रीबेस्ड सीरीज 3 मॉरिस ऑक्सफोर्ड था। यह मूलतः क्या था, एक रीबेस्ड सीरीज 3 मॉरिस ऑक्सफोर्ड था। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन और है उसी को देखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पीवीडी प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये कहाँ किया जा रहा है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। चलते हैं हम लोग 18 सी नंबर आंसर भुवनेश्वर। 18वां पीवीडी सम्मेलन का विषय क्या था, इसका थीम था 18वां, ये कौवा था 18वां पीवीडी सम्मेलन था। इसका विषय क्या था, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये कौवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन है तो 18वां है, और इसका थीम क्या है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसी में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बुधवार को 3 दिवसीय 8 से 10 जनवरी से प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 50 से ज़्यादा देशों के गण्यमान्य शिरकत कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हैं। बोला है कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 3 दिवसीय क्या हो रहा है, 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक पीवीडी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50 से ज़्यादा देशों के गण्यमान्य शिरकत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब इसका मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि जो है त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू हैं। कौन है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू है। ठीक है, जो क्या करेंगे, डिजिटल तरीके से संबोधन करेंगे। ठीक है, मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू का डिजिटल तरीके से संबोधन होगा। आगे बढ़िए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को समापन भाषण देंगे। देखिए पूरा कार्यक्रम, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। कितने तारीख को औपचारिक रूप से मोदी जी उद्घाटन करेंगे? 9 जनवरी को। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पहली बार ओडिशा राज्य में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, पहली बार पीवीडी सम्मेलन पहली बार कब मनाया गया था? तो 2003 में। कब मनाया गया था पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस? 2003 में मनाया गया था। देखिए एक एक पॉइंट क्लियर है, और कोई भी अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो आराम से सही करके आ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक, अब देखिए ये तो 18वां है, लेकिन 17वां कहाँ हुआ था? अगर पूछ दिया जाए इससे पहले कहाँ किया गया था, 17वां कहाँ किया गया था? इंदौर में किया गया था। कहाँ पर हुआ था? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत के विकास में भागीदार बनाना। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत के विकास में भागीदार बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। महत्व क्या है इसका? भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करना है। अब देखिए पहले क्या होता था, 2003 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय जो था 1 वर्ष में, यानी प्रत्येक वर्ष इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। ठीक है, लेकिन 2017 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जा रहा है। पहले प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। कब से? 2017 से। भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? कौन सा? देखिए भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? तो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, यानी PLI। ठीक है, प्रोडक्शन
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। PLI का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को, ठीक है। यानी भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना यानी PLI को, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को, ठीक है। आंसर देखेंगे और इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना या PLI योजना को भारत ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार लागू करने जा रही है, ठीक है। चलिए, सितंबर 2021 को ही ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI स्कीम की घोषणा की है। बोल रहा है यह जो योजना है PLI स्कीम जो है ड्रोन निर्माण के लिए PLI स्कीम जो है सितंबर 2021 को ही घोषित किया गया था। अब ये चर्चा में क्यों है? अभी देखिए, PLI योजना की प्रस्तावित अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 3 वर्षों की है। कितने वर्षों की है? 3 वर्षों की है। चलिए, सरकार ने ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए शुद्ध बिक्री के 50% के बजाय 40% न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड तय करने पर सहमति व्यक्त की है, जो ड्रोन उद्योग को दिया गया एक और असाधारण उपचार है। इससे लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। बोला सरकार ने जो अभी ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए जो शुद्ध बिक्री के 50% के बजाय 40% ही न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड तय किए हैं या उस पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है। तो यह कदम क्या होगा? ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देगा और असाधारण उपचार होगा। इससे क्या होगा? लाभार्थियों की संख्या में भी वृद्धि होगी और नई तकनीक के विकास में सहायक होगा। चलिए, थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़े, डिस्कस किए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका यहाँ से। बस इसको हम PDF रोज़ शेयर करते हैं। अगर किसी को PDF चाहिए तो आप लोग या तो हमें यूट्यूब के नीचे क्या कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, ठीक है, या फिर मैं देखता हूँ ग्रुप का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूँगा, उसी में आप लोगों को PDF मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, आज का जो है करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इतना मेहनत करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जितना अधिक से अधिक हो, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।